कि इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान की मूल संरचना। भारतीय संविधान की मूल संरचना से आए दिन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एक उदाहरण से आपको समझना चाहिए कि जैसे मूल संरचना क्या होता है। जैसे यह मकान है, अगर इस मकान में अगर कोई भी बदलाव करना है किसी भी हिस्से में तो आप दीवार में बदलाव कर लीजिए, लेकिन चारों कोने पे जो पिलर है उसको छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो मकान ध्वस्त हो जाएगी। उसी तरह से संविधान में आप संशोधन कर लीजिए, लेकिन मूल संरचना को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से मूल संरचना के तत्व विद्यमान है पूरी डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। जितने भी विश्व में संविधान है उसके मुकाबले भारत का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। बड़ा होने का कारण क्योंकि हमारे देश में विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग, ठीक, और छोटी छोटी बातों को हमने संविधान में क्या कर दिया है, जगह दे दिया है। और देश और राज्य के लिए एक ही संविधान है, इसलिए सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। यह संविधान न केवल विविधताओं में एकता का प्रतीक है, बल्कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर भी आधारित है। इसका मतलब हमारा जो ये मूल सिद्धांत है यानी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समानता, स्वतंत्रता, गणराज्य, संप्रभुता जैसे सिद्धांतों पर भी आधारित है, ठीक। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी हमने अपने संविधान में जगह दी है। समय के साथ ये बताना नहीं पड़ेगा ना, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना निजी कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समानता, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। स्वतंत्रता मतलब सबको आज़ादी है विचार अभिव्यक्ति की, सबको बोलने की आज़ादी है, सबको घूमने की आज़ादी है, कहीं आने जाने की आज़ादी है, पढ़ने लिखने की आज़ादी है, मन पसंदीदा शादी विवाह करने की आज़ादी है, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। समय के साथ संविधान में कई संशोधन हुए, यानी समय के साथ कई संशोधन हुए। 1950 में संविधान लागू हुआ, पहला जो संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में, और 2023 तक जो संविधान में संशोधन हुआ, टोटल 106 संविधान में आज तक संशोधन हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी गई, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी गई है। भाई उसके साथ आप बदलाव नहीं करेंगे, जिन्हें न तो बदला जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है, न ही उसको बदला जा सकता है न ही हटाया जा सकता है। ये मूल संरचना। मूल संरचना सिद्धांत का अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी मैं वीडियो बनाता हूं तो डिटेल्स में बनाता हूं कि आप अपने से भी इसको अध्ययन कर लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। संविधान कुछ ऐसी मूल बातें हैं जिन्हें संसद संविधान के द्वारा न तो हटाई जा सकती है और न ही बदली जा सकती है। यानी संविधान में संशोधन करने का पावर किसके पास है, संसद के पास है। संसद किससे मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, ठीक। तो न इसे बदला जा सकता है और नहीं हटाया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान की मूल आत्मा बनी रहनी चाहिए, उसमें कितने भी संशोधन क्यों ना हो। भाई संशोधन कितना बार भी कर लो, लेकिन आत्मा के साथ, जैसे शरीर है, शरीर के किसी भी अंग को आप छेड़छाड़ कर लो, लेकिन शरीर के आत्मा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक। उसमें किसी भी संशोधन, उसमें कितने भी संशोधन क्यों ना हो, लेकिन आत्मा को आपको नहीं छेड़छाड़ करना है, ठीक। उसके बाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कोई प्रारंभिक या लिखा हुआ सिद्धांत नहीं था। ऐसा नहीं था कि यह मूल संरचना का सिद्धांत कहीं संविधान में दर्ज किया गया है, नहीं, समय समय पर न्यायालय के निर्णयों में ये सारी बातें आई हैं। कोई सिद्धांत प्रारंभिक या लिखित सिद्धांत नहीं था। इसमें भारतीय न्यायपालिका ने समय के साथ विकसित किया, समय के साथ विकसित हुआ। जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे यह मामला क्या आया, विकसित हुआ। इसका जन्म एक आवश्यकता के रूप में हुई ताकि संविधान को असीमित संशोधन से बचाया जा सके और इसकी आत्मा को कायम रखा जा सके। भाई ऐसा नहीं है कि आप हर संविधान के किसी विभाग में आप संशोधन करेंगे, बदल देंगे, हटा देंगे, नहीं भाई, इसके भी लिए भी एक सीमित दायरा निश्चित की गई कि आप संशोधन करिए, लेकिन संविधान की आत्मा यानी मूल संरचना के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं उसको बदलेंगे, नहीं हटाएंगे।
मूल संरचना में शामिल कुछ प्रमुख तत्वों की भी हम बात करते हैं, आप इससे समझ गए। संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बनाए रखना है। ये नहीं कि आप संविधान की सर्वोच्चता अगर नहीं बनाएंगे, संसदीय शासन प्रणाली को आप सर्वोच्च बना देंगे, किसी और क्षेत्र को सर्वोच्च बना देंगे, नहीं। हमारे देश में सबसे अगर कोई सर्वोच्च है तो संविधान है, और संविधान के अनुसार ही हमारी व्यवस्था चलती है, तो ये सर्वोच्च रहेगा। इसमें कोई कानून संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्यायपालिका में आप कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायपालिका अपने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देगी। इसमें कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी न्यायपालिका सरकार के अंग जितने हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि न्यायपालिका में बहुत सारे भारतीयों का क्या होता है, आस्था होता है। अगर कहीं भी उनको न्याय नहीं मिलता है तो न्यायपालिका उनको क्या करती है, न्याय देती है। मौलिक अधिकार, नागरिकों को न्यूनतम अधिकार, यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार कम से कम हमेशा बना रहना चाहिए। किसी भी मानव के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास करने के लिए मौलिक अधिकार जरूर होता है। मौलिक अधिकार कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं, इसको आपको बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि इन मौलिक अधिकारों को आप छीन सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना है भाई। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देंगे, एक धर्म को नुकसान करेंगे, नहीं। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। संघीय ढांचा, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन बरकरार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि केंद्र सर्वोच्च पावर अपने पास ले ले, राज्यों को अधिकार ही न दे, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा रहना चाहिए। लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का बनाया हुआ शासन। इसीलिए आम नागरिक की भी इसमें पूरी तरीके से भागीदारी है। आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, आम आदमी भी अपना वोट दे सकता है। उसकी वोट की भी कीमत क्या होती है, बराबर होती है। बड़ा आदमी हो, धन बाहुबल में आगे हो, फिर भी उसकी वोट की कीमत एक होती है, और सामान्य आदमी की भी वोट की कीमत एक होती है। कभी आपने देखा है ना, बड़े बड़े नेताएं लोग भी सामान्य लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, खाना खाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि उसका भी वोट की कीमत एक है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कोर्ट द्वारा विधियों की समीक्षा, यानी संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो कि मूल ढांचे या मौलिक अधिकार के किसी भी भाग को अतिक्रमण कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं यह कानून पूरी तरीके से क्या है, अवैध है, तो पूरा रद्द होगा। लगेगा कि वह कानून थोड़े से आंशिक भाग में उसमें गलतियां हैं, तो उसके लिए संशोधन के लिए संसद को क्या कर सकती है, भेज सकती है, ठीक, या उसको रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है। और उसके बाद कुछ और है, कानून के शासन, यानी कब हमारे देश में किसका शासन है जी, कानून के शासन है। कानून का शासन का मतलब विधियों के सामने सब लोग क्या है, बराबर है। यानी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या आम जनमानस हो, सब कानून के सामने क्या है, बराबर है। सभी व्यक्ति कानून के अधीन है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र का आधार क्या है जी, सबसे, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। आम आदमी भी लड़े या बहुत पावरफुल व्यक्ति भी लड़े, लेकिन पूरी तरीके से चुनाव पारदर्शिता होना चाहिए। किसी प्रकार का घालमेल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उनको भी लगे कि नहीं भाई, जितना ही वोट अगर हम पाए हैं पूरी ईमानदारी से पाए हैं, सरकार ने पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया है, ठीक, तो ये होना चाहिए। नहीं तो वोट की कीमत ही क्या रह जाएगी। अगर आप किसी तरह से उस पे इस स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पे अगर हावी हो जाएंगे तो जनता फिर किस पे विश्वास करेगी, उसकी वोट की कीमत ही नहीं रहेगी। सोचेगी क्या वोट देना है, जब ये लोग अपने से ही सारी चीजें काम कर लेते हैं। समानता, प्रत्येक नागरिक क्या है, बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य हर व्यक्ति को समान वोट का अधिकार देता है। यानी एक व्यक्ति की वोट की कीमत एक होती है, वह देश का कोई भी नागरिक होगा, सामान्य से लेके बड़ा आदमी होगा तो भी। मूल संरचना सिद्धांत का महत्व क्या है भाई, क्यों इसको दिया गया, लोकतंत्र की रक्षा हो सके, लोकतंत्र की रक्षा हो सके। कोई तानाशाह सत्ता में आकर संविधान को खत्म नहीं कर सकता है। यानी ये मूल ढांचे, यानी लोकतंत्र की जब तक रक्षा होगी, यानी जनता के द्वारा ही देश के प्रथम व्यक्ति बनेंगे, जनता के द्वारा ही देश का कानून बनाया जाएगा, जनता के द्वारा ही देश पर शासन किया जाएगा, तो तानाशाह आने की चांसेज नहीं रहती है। तो ये इसको रोकने के लिए। अगला क्या है, न्यायपालिका की सशक्तिकरण। हर किसी भी संशोधन की समीक्षा कर सकती है न्यायपालिका, किसी भी विधेयक की, किसी भी कानून की क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है कि अगर उसमें कोई भी त्रुटियां होगी तो उसको रद्द किया जाएगा, ठीक।
संविधान की आत्मा की सुरक्षा, यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय संविधान की मौलिक पहचान बनी रहे, यानी संविधान की पूरी तरीके से क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। समानता एवं अधिकारों की गारंटी, इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार को भी अस्थायित्व प्राप्त होता है, यानी मौलिक अधिकार पूरी तरीके से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बहुत सारे ऐसे मामले जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो समय समय पे कुछ निर्णय आए, तो निर्णय की भी व्याख्या करेंगे। कभी भी आप कंसेप्ट अगर थ्योरी कहीं लिखना चाहेंगे तो इसकी भी आप जिक्र करेंगे। इसके लिए हमने मूल संरचना सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थोड़ी सी चर्चा करें। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधन की शक्ति दी गई, यानी संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, 368। और संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने किस देश से ग्रहण किया है, दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन क्या संसद को असीमित संशोधन की शक्ति है, यानी संसद को क्या असीमित शक्ति है संशोधन की? नहीं भाई, सीमित कर दिया गया, कहा गया कि नहीं, आप मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकते हैं। क्या संसद संविधान की हर एक धारा को बदल सकती है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें न्यायपालिका के निर्णयों की ओर देखना होगा। ये निर्णय है शंकर प्रसाद यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में एक निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद को मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है। इस मामले में क्या गया कि फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करने का अधिकार है, इसमें निर्णय आया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, कुछ सालों बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद में संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। इन सज्जन सिंह बनाम राजस्थान में कहा गया कि भाई संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या आया 1967 में, यह फैसला संविधान के इतिहास में मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या संशोधित करने का शक्ति नहीं है और इसमें संविधान की आत्मा के विरुद्ध माना जाएगा। अब यहाँ देखिए मामला कुछ उलट गया, यहाँ कहा गया कि संशोधन आप कर सकते हैं, यहाँ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि भाई संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है, यानी मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी संसद, और यह अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आत्मा के इसका विरोध माना जाएगा, यानी संविधान की आत्मा के विरोध माना जाएगा। यहीं से मूल संरचना का धीरे धीरे कंसेप्ट क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है। और यहाँ मामला पूरी तरीके से मैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह मामला पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। यहाँ 1973 में मूल संरचना का कंसेप्ट यहीं आ जाता है। 1973 में मूल संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, जहां मूल संरचना सिद्धांत पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आ गया 1973, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। स्वामी केशवानंद भारती ने अपनी धार्मिक संस्थान की संपत्ति के हक को लेकर याचिका दायर की थी। स्वामी केशवानंद भारती ने अपने धार्मिक संस्थान की संपत्ति के लिए एक याचिका दायर की थी। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। क्या मामला? 13 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठी थी, 13 जज बैठे थे निर्णय देने के लिए, जो आज भी भारतीय संविधान की रक्षा की रीढ़ है। ये क्या है निर्णय क्या निकल कर आया, थोड़ा सा समझ लेते हैं। संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार है, ठीक, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना में बदल नहीं सकती है। और यह मामला 7-6 से आया, यानी 7 लोग इसके पक्ष में थे, मूल संरचना के 7 लोग पक्ष में, 6 जज थे। जैसे कोई भी निर्णय होता है, संवैधानिक पीठ बैठती है ना, तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ठीक। तो बहुमत से दिया गया था और इस फैसले में बेसिक स्ट्रक्चर शब्द की मान्यता मिल गई, यानी मूल संरचना शब्द की मान्यता मिल गई कि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को ध्यान में रखकर ही संशोधन किया जाएगा, न तो उसको बदला जाएगा और न ही उसे हटाया जाएगा। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल संरचना का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या हो गया, आ गया। अब यहाँ कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय है जो मूल संरचना को स्पष्ट करते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का भाग है। यानी देखिए, अब यह कहा निर्णय के आगे भी अलग अलग निर्णय आया ना। हमने कहा कि भाई कानून के सामने सब लोग बराबर है, लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता है, संसदीय प्रणाली को खत्म नहीं किया जाता है, धर्मनिरपेक्षता को खत्म नहीं करेंगे, ये सारी चीजें क्या है, मूल संरचना कंसेप्ट है। 1975 में निर्णय लिया कि भाई जो आपका चुनाव आयोग है पूरी तरीके से वो क्या काम करेगा, निष्पक्ष और स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करेगा, ये मूल संरचना का भाग है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, इस निर्णय में न्यायपालिका ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है,
मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन की मूल संरचना का भाग है। इसमें मामला आया। अब देख रहे हैं मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है। यह संविधान के भाग 4 में है और लोगों की कल्याण सामाजिक आर्थिक रूप से करने की बात करता है। ये राज्यों को निर्देशित करता है कि कोई भी आप योजना बनाए, कोई भी कानून बनाए तो अपने देश के नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाए। वामन राव बनाम भारत संघ 1981, न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए सभी संशोधन पर मूल संरचना का सिद्धांत लागू हो गया। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, उसके बाद 24 अप्रैल से कहा कि कोई भी आप संविधान में संशोधन करेंगे तो अब उसके बाद मूल संरचना को ध्यान में रखकर ही करेंगे। मूल संरचना में कोई भी बदलाव संभव नहीं है और नहीं उसको आप हटा सकते हैं। पूरी तरीके से लागू हो गया। अब 2023 तक बहुत सारे संशोधन हुए, 106 संशोधन हो चुके हैं। तो मूल संरचना के कंसेप्ट को ध्यान में रखकर ही बदलाव किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ थोड़ा सा निष्कर्ष समझ लीजिए, कुछ लोग मानते हैं कि यह सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा खुद से बनाया गया है, क्योंकि समय समय पर न्यायालय के निर्णयों द्वारा यह विकसित किया गया है। जो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में न्यायिक हस्तक्षेप है, अगर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा तो ये पूरी तरीके से संविधान में संशोधन करने वाले समय है, ये किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, नागरिकों के अधिकार को कम कर सकते हैं, यानी मूल संरचना को ध्यान में नहीं रखकर अपने संसद की सर्वोच्चता को ये लोग आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। लेकिन समर्थक इसे भारतीय लोकतंत्र के संविधान के विरुद्ध किसी भी अतिक्रमण की रक्षा के रूप में देखते हैं। यानी लोकतंत्र में जो आस्था रखते हैं, जो इसके समर्थन में बात रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कम से कम अगर इस मूल ढांचे पर अगर अंकुश नहीं लगाया जाता, संशोधन पर अंकुश नहीं लगाया जाता, तो कम से कम ये मूल ढांचे को भी खत्म कर सकते थे। ये समर्थक ऐसे लोग मानते हैं। ठीक, तो ये संविधान की मूल संरचना का कंसेप्ट रहा। बहुत सारे अपने ऐतिहासिक निर्णय देखे, मूल संरचना के महत्व क्या रहा, उद्देश्य रहा, क्यों इसे आवश्यकता पड़ी, ये सारे बिंदुओं पर हमने एक एक डिस्कस किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए।